अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या है आज के कार्यक्रम में आपके लिए विशेष। पॉली हाउस में रोपित शिमला मिर्च की फसल में समसामयिक कार्य। मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग से बचाव के उपाय। हैदरगढ़ बाराबंकी में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। हमारे जिन किसान भाइयों ने शिमला मिर्च की फसल पॉली हाउस में लगा रखी है, वो फसल की अच्छी बढ़वार और अच्छी फलन के लिए कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अमल में लाएं, इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से। इसकी खेती में अगर आप पॉली हाउस में इसकी खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका उत्पादन अच्छा मिलता है, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक तो या तो आप लगाते समय पॉलीथीन कवर पर लगाइए, मल्च पर लगाइए, या फिर मल्च नहीं लगाते हैं तो निराई गुड़ाई आपको 15 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। साथ साथ ड्रिप इरिगेशन से जो सिंचाई करते हैं तो ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि अगर हफ्ते में 2 दिन अगर आप सिंचाई डालते हैं तो आधे घंटे ड्रिप चलाएं। अगर हफ्ते में 1 दिन चल देते हैं तो 1 घंटे ड्रिप चलाएं। यानी कुल मिला जुला के कहना यह है कि 60 से 65% नमी शिमला मिर्च के पॉली हाउस के अंदर बनी रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा नमी होने पर पौधे रोग ग्रसित हो जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इस समय जो दिसंबर का जनवरी का महीना उसमें तापमान गिर जाता है तो सूरज की रोशनी पॉली हाउस के अंदर कम आती है, तो जिसकी वजह से हमको नमी पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर नमी बढ़ेगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से रोग की समस्याएं होगी। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि आप पौधों को ध्यान से देखें तो 2 से 3 ब्रांचेज नीचे से लेकर ऊपर तक जाएं और आप देखेंगे कि बहुत सारे फूल लगेंगे और उसमें बहुत तमाम फल लग जाएंगे, लेकिन आपको फलों को नियंत्रित करना है। एक डंठल में 1 से 2 फल छोड़ें। तो इस तरह से अगर 3 से 4 डंठल आप लेके चल रहे हैं तो एट ए टाइम 5 से 7 आपको फल लगे होने चाहिए। क्योंकि एक फल अगर मैच्योर होता है 1.5 से 2 महीने में तो उसका वजन करीब 150 से 200 ग्राम हो जाता है, तो पौधे संभाल नहीं पाएंगे। दूसरा ये रहे कि 2 महीने के बाद जब पौधों में फलन फूलन आरंभ होता है तो उसको सहारे देने की आवश्यकता होती है। सहारा देने के लिए आप 2 तरह से सहारा दे सकते हैं। एक तो नीचे तार लगा के और ऊपर रस्सी के सहारे से पौधों को ऊपर ले जाएं, या फिर 1.5 मीटर लंबाई की बांस की या लकड़ी की फट्टी बना लें और उसके सहारे पौधों को सहारा दें। क्योंकि इनकी जड़ें जमीन में बहुत नीचे तक नहीं रहती हैं, इसलिए अगर आप सहारा नहीं देते हैं तो पौधे गिर जाएंगे और फिर सूख जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसमें कटाई छटाई आवश्यक है। कटाई छटाई के लिए हम विशेष ध्यान देते हैं कि पौधों में 2 से 3 टहनियाँ लेके ऊपर जाते हैं और फिर जब उसमें ज़्यादा टहनियाँ निकलने लगे तो उनको काट के हटा देते हैं। तो इस तरह से पौधे में
4 टहनियों को लेके चले और फिर एक टहनी में 2 से 3 ब्रांचेज आएंगी, रेस्ट को हटाते जाएं। और इन सब बातों का अगर विशेष ध्यान देते हैं तो इस समय जो मौसम है, हमारे बाहर का जो तापमान है लगभग 12 से 14 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 20-22 है। तो इसमें कोई खास कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है, तो जिसके लिए हमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तापमान बढ़ेगा तो इसमें थ्रिप्स और माइट का इफेक्ट बढ़ेगा। तो आप देख लेंगे कि जब थ्रिप्स लगेगा तो पत्तियां कर्लिंग होंगी, जैसे लगेगा कि किकुड़ी का रोग लगा है, बट उसमें थ्रिप्स का इफेक्ट होगा। तो आप कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे और कीटनाशक के इस्तेमाल के लिए कोई भी सिस्टमिक कीटनाशक की दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल मिला के पौधों पर छिड़काव करेंगे। तो ये जो थ्रिप्स आता है उसके बाद किकुड़ी का रोग आता है, तो इससे आप बच सकते हैं। तो ये तो हुआ। और दूसरी बात हुई फलों की तोड़ाई कैसे करेंगे। तो जब फल मैच्योर हो जाए, यानी जब आप देखेंगे कि फल कंप्लीट मैच्योर होगा तो ग्रीनिश टाइप से हो जाएगा और हल्का कलर थोड़ा सा फेंट करने लगता है और पूरा गोल हो जाएगा। उसको आप अगर हल्का अंगुली से ठोकेंगे तो एक आवाज आएगी, इसका मतलब कि हमारा फल तैयार हो गया है। और वजन लगभग वैरायटी के अनुसार 150 से 200 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम तक हो जाता है। तो जैसी वैरायटी हो, ऐसे में आप शिमला मिर्च की तोड़ाई करके बढ़िया से परफोरेटेड बॉक्स में पैकिंग करके बाहर भेजेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग से बचाव के उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गियों में आने वाली बीमारियों में चिकन पॉक्स मुर्गियों को काफी नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी है और इस बीमारी के निदान का सर्वोत्तम उपाय बचाव ही है। तो ये बीमारी मुर्गियों में आती कैसे है और इसके प्रकोप के कारण मुर्गी व्यवसाय को कितनी क्षति होती है, इन सभी पहलुओं पर जानकारी लेते हुए हम जानेंगे इस रोग से मुर्गियों को बचाया कैसे जाए। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की डॉक्टर निधि अरोड़ा से। एक ऐसा रोग है खासतौर से कुक्कुटों में जो कि इसी मौसम में होता है और इस मौसम में यदि हम रोगों से बचाव कर ले तो हम काफ़ी आर्थिक लाभ ले सकते हैं और जो हमारा दवाइयों पे और बचाव में खर्चा हो रहा है वो हम बचा सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख रोग है फाउल पॉक्स। तो ये जो है चेचक रोग जिसको कहते हैं कुक्कुटों में, और इसको कई बार चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि विषाणुओं से होती है। तो ये जो रोग है ये वैसे तो कम आयु वाले कुक्कुटों में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन ये बड़े वयस्कों में भी हो सकता है। अब आती है बात कि ये कितने रूपों में होता है। तो ये इसके कई 3 रूप हैं। एक होता है चर्म रूप जिसको हम कहते हैं कुटेनियस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी है डिप्थेरिक फॉर्म। तो जो डिप्थेरिक फॉर्म है ये नाक और ये सांस के उसमें गले में पाई जाती है। तीसरी है नेत्र या मुख वाली फॉर्म जिसमें खासतौर से नाक भी इन्वॉल्व होती है। तो 3 फॉर्म पाई जाती हैं। तो पहली जो फॉर्म हम बात करें लक्षणों की, तो पहली जो फॉर्म है वो है चर्म रोग की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि चेचक हो गई, तो हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्वचा में होगी ये। तो जो त्वचा वाली जो फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो रूप है इसमें सबसे पहले हल्के हल्के से कहीं कहीं खासतौर से जो दाने निकल जाते हैं जो कि चेहरे पे भी हो सकते हैं और गुदा के पास हो जाते हैं, पेट में हो सकते हैं। तो जो दाने हैं, ये जो दाने हैं हल्के पहले धब्बे जैसे होते हैं, बहुत हल्के से लाल रंग के धब्बे जैसे उभरेंगे। तो जब ये धब्बे उभरेंगे तो उसके बाद जो धब्बे हैं ये थोड़े से दाना का रूप लेने लगते हैं। तब उसमें जो है खासतौर जब दाने लेने लगते हैं तब उसमें हल्का सा ज्वर आने लगता है। जब ज्वर आने लगता है तो क्या होगा, उसको कुक्कुट को दिक्कत होगी, मुर्गियों को दिक्कत होगी, तो आहार खाना छोड़ देंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब दाने जैसे उभरे तो उन्होंने आहार खाना छोड़ दिया तो वो झुंड से अलग हो जाएंगी, एक अलग फ्लॉक्सी बना लेती हैं, सुस्त रहेंगी, आहार कम कर देंगी। उसके बाद ये जो दाने हैं
ये आपस में मिलने लगते हैं। और कई बार ये दाने से भी पहले, कई बार मिलने से भी पहले, कई बार इसमें फफोले से भी पड़ने लगते हैं। तो किसी किसी जगह ये फफोले पड़ने लगेंगे। तो ये फफोले जब पड़ते हैं तो कई बार इसके फटने का भी डर रहता है। नहीं तो ये जो फफोले हैं ये मिल करके एक मस्सा जैसा बना देंगे। तो कई सारे मस्से मस्से उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। बड़ी वयस्कों में है तो बिल्कुल अंडा देना बंद कर देती हैं मुर्गियां। अब तक तो थोड़ा बहुत जो दे रही थी अब बिल्कुल बंद कर देंगी और आहार बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। कई बार तो ये गिर भी पड़ती हैं, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, कई बार इस समय भी हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मवाद पड़ने लगता है, पस आने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि और यहाँ से रोग भी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मवाद है, एक से छूत का रोग है, घातक रोग है, तो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है। तो तेज ज्वर भी होता है। अब इसके बाद कई बार ये यदि हम ध्यान नहीं देते या उस नहीं देते तो कई बार ये अगले रूप में भी बदल जाता है, जैसे कि सूखने लगता है कई बार, और ये जो पपड़ी खुरंट जैसा बनने लगता है। ये जो पपड़ी है या ये जो खुरंट है, ये ही रोग फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे की डिप्थेरिक फॉर्म जिसको कहते हैं, इसमें गले में, मुंह में वही दाने हो जाते हैं लाल लाल रंग के, कई बार छाले पड़ जाते हैं, और जो है आहार छाले और मुंह में की वजह से बिल्कुल आहार बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आहार बनने के कारण, बंद करने के कारण बिल्कुल भार में कमी हो जाती है, बिल्कुल इसमें मृत्यु तक हो सकती है, जो कि 50% तक मृत्यु दर पहुंच सकती है। तीसरा जो फॉर्म है वो आता है जो नेजल फॉर्म या गले के ऊपर, आंख में खास तौर से। तो नेत्र वाला जो है उसमें क्या होता है, आंख में वही दाने और वो समझ आता है, और आंख में बिल्कुल मवाद सा हो जाता है, गंदा पानी गिरने लगता है, गंदा गंदा स्राव होने लगता है, साथ साथ जो मुर्गियां हैं वो अंधी तक हो जाती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब इसका बचाव या हम इसका उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका जो है 6 से 8 सप्ताह में इसका एक टीका लगवा दें। और ये टीका जो है यदि हम लगाने के बाद वो हमेशा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता रहती है, तो जिससे मुर्गियां हमेशा बची रहेंगी, तो जिससे ये रोग आगे नहीं फैलेगा। अब आती है, जैसे मैंने बताया, बहुत छूत का रोग है, और कैसे बचाएं। यदि ये फैल रहा है तो बिल्कुल अलग कर दें उन चूजों को और उन मुर्गियों को स्वस्थ उनसे, और साथ साथ वहाँ चूना डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें और नमी ना होने दे। जैसे मैंने बताया जाड़ों में ये रोग फैलता है, मौसम भी जाड़े का है, तो ऐसे में जिन्होंने मुर्गी पाल रखी है तो सफाइयों का, ठंड से बचाव का विशेष ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि वही बात की उम्र जो है उसका ध्यान रखें कि एक एज ग्रुप की, एक जो छोटे चूजे हैं उनको एक साथ, उससे जो बड़ी उम्र के हैं उनको एक साथ अलग अलग रखें। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, साफ ताजा पानी दें, और जो आहार है उसको भी इन्फेक्शन एक उसमें ना फैले, इसलिए आहार भी ध्यान रखें कि जो उचित मात्रा में साफ सुथरा हो, नमी युक्त ना हो, फंगस युक्त ना हो, ताजा आहार दें उसको। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हैदरगढ़ बाराबंकी में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसानों तक नई नई तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने के लिए हर वर्ष कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा और विभिन्न कृषि संस्थानों द्वारा किसान मेले और गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, जिसे हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारित भी करते रहते हैं। किसान भाइयों, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में 20 दिसंबर को किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें हमारे संवाददाता ने पहुंचकर आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की हैं, जो कि प्रस्तुत है इस अंश के माध्यम से। कृषि विश्वविद्यालय
फैजाबाद के कुलपति डॉक्टर अख्तर हबीब इस मेले के मुख्य अतिथि रहे। मैं बताना चाहूंगा कि इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 26 जनपदों में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र 17, कृषि केंद्र ज्ञान केंद्र 4 और शोध केंद्र 7 गोरखपुर से लेकर बनारस तक मौजूद है और लगभग 16,000 हेक्टेयर भूमि है। हम अपने कृषक बंधुओं को बताना चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय सरकार के, प्रदेश सरकार और भारत सरकार के तरफ से हमें हर चीज दी गई थी कि पशुधन हो, मत्स्य पालन हो। हमारे पास अगर हम उद्यान की बात करते हैं तो कोई विभाग ऐसा नहीं कि जो नहीं हो। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मुशर्रफ हबीब ने पौध सुरक्षा उपायों पर चर्चा किया। मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं रक्षा से संबंधित कीड़ों और उसके मैनेजमेंट के ऊपर मैं काम करती हूँ, काम किया है और विशेषकर मैंने बागबानी के आम है, अमरूद है, आंवला जो है, इन वृक्षों पे काम किया है और इससे संबंधित जो है तकनीकी विकसित करी है और उसका प्रसार भी किया है। तो मैं ये कहूँगी, कोई भी खेती हो, किसी भी चीज़, किसी भी कोई भी उत्पाद हो, किसी की उसकी खेती हो, तो उसके लिए आप सब कुछ करते हैं, बीज बोते हैं, पौधा उगता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर आप समय से उसकी कृषि रक्षा जीव जंतुओं, कीड़ों और बीमारियों से अगर समय से उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो सारा जो आपका किया हुआ जो एफर्ट्स होते हैं, प्रयास होते हैं, वो बेकार हो जाते हैं। तो इसमें समय का सदुपयोग बहुत मुख्य है कृषि रक्षा का, जहाँ तक सवाल है किसी भी चीज़ की खेती के लिए। और ये दूसरी बात जो मैं किसानों तक पहुँचाना चाहूँगी वो ये है कि अगर ज़रूरत ना हो, अगर रोग ना हो या कीड़े ना हो किसी भी फसल में, तो उसको उसमें बिना वजह का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उससे जो है आप अगर इंसेक्टिसाइड छिड़क रहे हैं तो उसमें आपका पैसा खर्च होगा, आपको स्प्रे लाना पड़ेगा, इक्विपमेंट लाना पड़ेगा, उसमें पैसा खर्च होगा। सबसे बड़ी समस्या पानी की है, आपको स्प्रे करने के लिए पानी चाहिए, फिर वातावरण प्रदूषित होगा और इस तरह से जो है हमको आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए हर तरह से किसानों को थोड़ी सा ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि वो ये देख सकें कि हमारे खेत में इतने कीड़े या इतनी बीमारी है इस लेवल तक कि हम उसका छिड़काव करें या ना करें, इसकी बहुत परम आवश्यकता है। इस मेले में विश्वविद्यालय के निदेशक प्रसार डॉक्टर एच.पी. सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र की उपलब्धियां और यह केंद्र किसानों की कैसे सहायता करता है, इस विषय पर चर्चा किया। यहाँ पर हैदरगढ़ में बाराबंकी में केले की खेती बहुत अच्छी प्रॉस्परस हो रही है। यहाँ पर कई किसान केले से अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं। फिशरीज का भी अच्छा स्कोप है। मैंने देखा है कि फिशरीज के कई किसान यहाँ पर अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेंथा की खेती पर बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पर ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह है। आप कभी भी आ सकते हैं, ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र है। आपको यहाँ पर सभी सलाह मिलेगी। यहाँ पर सभी तरह के वैज्ञानिक हैं। आपके खेत में अगर कोई बीमारी लगी है तो आप उसका पौधा उखाड़ के ला सकते हैं और यहाँ पर दिखा के यहाँ से उसका समाधान भी आपको हो जाएगा। हैदरगढ़ चीनी मिल के वरिष्ठ प्रबंधक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने गन्ना मिल से दी जाने वाली सुविधाओं पर किसानों को जानकारी दी। आज इस रवि किसान मेला 2015 केंद्र में अपनी गोष्ठी में आए हुए किसान भाइयों को अपने स्टॉल के माध्यम से
ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हैदरगढ़ चीनी में बसंतकालीन खाद, बीज, दवा पे अनुदान उपलब्ध करा रही है, जिसका लाभ किसान भाई लेके गन्ने की खेती अधिक से अधिक क्षेत्रफल में करके आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। गन्ने की खेती में अगर किसान भाइयों को कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो वो चीनी मिल में आकर संपर्क स्थापित करके अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। हमारी किसानों के लिए वेबसाइट भी चल रही है, जिस पे वो अपने गन्ने की आपूर्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भुगतान तक की भी जानकारी उसमें उपलब्ध रहती है। हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक किसान से जो केचुआ खाद का उत्पादन करते हैं। मैं विगत 4-5 सालों से वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे 55x10 पे मेरा एक प्लाट बना हुआ है, जिसमें 17 खाने बने हुए हैं। 17 यूनिट में जो है मेरी वर्मी तैयार हो रही है। इसके लिए मुझे कच्ची सामग्री में जो है मेरे पास पुआल से लेकर के दलहन की भूसा, दलहन का छिलका, तिलहन का छिलका जो होता है, पुआल का और जो है गोबर के साथ साथ मिक्स करके हम इसको सड़ाते और गलाते हैं। जब ये सड़ी हो जाती है तब इसको मैं गड्ढों में भराई करके इसमें केचुओं को डालता हूँ। केचुआ डालने के बाद उसमें पानी छिड़काव करता हूँ। पानी छिड़कने के बाद उसको हम पुआल से ढक देते हैं। ये प्रक्रिया मेरी लगभग 40 से 60 दिन तक चलती है। 60 दिन में मेरा पूरा गड्ढा का गड्ढा तैयार होकर के ये खाद बाहर आ जाती है। इसको हम यानी मजदूरों से लगा करके छनाई कर लेते हैं और पुनः इसी प्रक्रिया को करते हुए उन गड्ढों को भराई करते हैं और पुनः उसी में केचुए डालते हैं। किसानों को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वो न बड़े पैमाने पर करके अपने निजी रोजमर्रा के लिए कम से कम एक गड्ढा बनावें और उससे कई फायदे उठावें। विश्वविद्यालय के कुलपति ने किसान दिवस के शुभ अवसर पर सफल किसानों को सम्मानित किया। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है दौलतपुर आजमगढ़ के विकासू मिश्रा ने। आपने दुधारू पशुओं में खान पान प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहली बात है, अगर दूध के लिए पशु रखने हैं तो अच्छी नस्ल के पशु रखने चाहिए। और उसमें अगर यहाँ पर देखेंगे, हमारे यहाँ पे पन्नगर में नगला पे जो डेयरी है, यहाँ पर हमारे पास में 3 तरह के पशु हैं। साहिवाल है, संकर जाति की है और मुर्रा भैंसें हैं। इसमें किसान भाइयों को अगर दूध उत्पादन के लिए अधिक दूध लेना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, तो संकर जाति की जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन की जो गाय है उनको पालें और उनका खिलाने पिलाने का भी ध्यान रखें, क्योंकि उनकी देखभाल अच्छी करेंगे, खिलाना पिलाना ठीक करेंगे, तभी जाके उनसे दूध का उत्पादन सही तरह से हो पाएगा। इस संबंध में मैं किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगा कि पशुओं को हरा चारा जितना उपलब्ध हो सकता है वो दें, जिस सीज़न में सीज़न के अनुसार जो है, क्योंकि चारे की उपलब्धता बदलती रहती है। तो उस अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए हरा चारा जितना भी उपलब्ध है उनके पास में वो दें और उसके साथ में राति मिश्रण दें, जो कंसंट्रेट मिक्सचर जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि पशुओं को खिलाने के लिए 2 चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, उनके रखरखाव के लिए और उत्पादन के हिसाब से। तो इसके लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर किसान भाई अपने घर पे ही जो है राति मिश्रण बनाना चाहते हैं तो 1/3 उसमें जो है कोई भी अनाज जो उपलब्ध हैं, सस्ते में उपलब्ध हैं, वो लें। 1/3 खली जो उनके क्षेत्र में उपलब्ध है और 1/3 चोकर लें। और इनको 1/3 लेने के बाद में इसमें 2% खनिज मिश्रण और 1% नमक मिलाएं। वो आजकल जो है इस चीज़ को मिलाना बहुत ही आवश्यक है संतुलित आहार बनाने के लिए। इस संतुलित आहार को आप अपने पशुओं को खिलाइए और जैसे दूध का उत्पादन जिस तरह से होता है उस हिसाब से राति मिश्रण दिया जाता है। इसके लिए मैं बतला देता हूँ किसान भाइयों को कि 3 किलो दूध पे 1 किलो राति मिश्रण दें और इसी हिसाब से, और 1 किलो जो है उनको जो है उसके रख रखाव के लिए दें। अगर इस तरह से खिलाना पिलाना अपनाएंगे तो उनका दूध का उत्पादन बड़ा अच्छा रहेगा। और गाभिन पशु के लिए भी मैं बतलाना चाहूँगा कि जब पशु गाभिन होता है,
आखिर के 3 महीने में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिसमें कि लगभग 2 किलो राति मिश्रण चारे के साथ में खिलाना चाहिए। उससे पशु जो है स्वस्थ रहेंगे। गाभिन अवस्था में भी उनका जो है अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी वृद्धि होगी और बाद में सबसे बड़ी बात है कि उसका दूध का उत्पादन ब्याने के बाद में बहुत अच्छा रहेगा। अब प्रबंधन में गाय को सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब गाय दूध दे रही होती है और गाभिन भी है, कई बार ये देखा गया है किसान भाई उसका दूध निकालते रहते हैं और वो 7 महीने 8 महीने की गाभिन होती है, उसके बाद भी उसको ड्राई नहीं करती हैं। तो ड्राई करना बहुत ही आवश्यक है। उसमें होता क्या है, किसान भाई कुछ लालच कर जाते हैं कि दूध तो दे रही है तो उसका दूध बंद नहीं करते हैं। दूध उसको ड्राई करना पशु को बहुत ही आवश्यक है, लगभग ब्याने से 1.5-2 महीने पहले। अन्यथा क्या होता है कि ब्याने के बाद में उनका दूध का उत्पादन जो लगता है किसान भाइयों को कि पिछली बार इतना दिया था और अगली बार नहीं दिया था, उनका अनुभव भी होगा, तो वो दूध उतना नहीं होता ब्याने के बाद में और उसके बाद में काफ़ी कोशिश करने के बाद में दूध की वृद्धि नहीं हो पाती। इसलिए गाभिन अवस्था में ही उनको ड्राई करना चाहिए। जब वो 1.5-2 महीने उनके ब्याने की का समय रह जाता है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। समय से और देर से बोई मसूर की फसल में महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्य। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से स्ट्रॉबेरी की सफल खेती। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।